नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के अद्भुत और अविश्वसनीय अवतार के, जातिगत जनगणना पर बुरी फंसी मोदी सरकार की। बात करेंगे इंडिया गठबंधन के समर्थन में आई मायावती के, प्रियंका और मोदी के बीच होने वाले महामुकाबले की। साथ ही जानेंगे क्या है ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना रैली में पीएम मोदी का खुलासा, एनडीए में आना चाहते थे केसीआर, मैंने रोकी एंट्री, तब से केसीआर आंख नहीं मिला पाते। पवार के भतीजे रोहित पुणे से नागपुर तक करेंगे पदयात्रा। उनकी युवा संघर्ष यात्रा 13 जिलों से गुजरेगी, जिसमें युवाओं की समस्याओं को उठाया जाएगा। एशियाड खेलों के 10वें दिन भारत की झोली में आए 2 गोल्ड मेडल। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर और अनु रानी ने ज्वेलिंग थ्रो में जीता गोल्ड। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 316 अंकों की गिरावट के साथ 65,512 पर हुआ बंद। निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 19,529 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। बस यात्रा का तरीका थोड़ा बदल गया है। राहुल कभी लद्दाख में बाइक पर दिखाई देते हैं तो कभी दिल्ली की फर्नीचर मार्केट में कारपेंटरों के साथ कुर्सी टेबल बनाते दिखाई देते हैं, तो कभी कुलियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या पर बात करते हैं। अब कांग्रेस नेता अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां वो नतमस्तक दिखाई दिए। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी सोमवार को अचानक गोल्डन टेम्पल पहुंच गए थे। गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद उन्होंने परिक्रमा में श्रद्धालुओं को पानी पिलाने की सेवा की। रात के वक्त पालकी साहिब के दर्शन किए और उनकी सेवा में शामिल हुए। गुरु घर के द्वार बंद होने के बाद राहुल गांधी साफ सफाई की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने कपड़ा पकड़ा और रेलिंग की सफाई का काम शुरू कर दिया। गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे लोगों के साथ वो हाथ बटाते दिखे। कांग्रेस नेता का रात को भी सराय में रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते अंतिम समय पर इसे रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी रात को होटल चले गए और दूसरे दिन फिर गोल्डन टेम्पल पहुंच गए। राहुल गांधी इस साल की शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमृतसर पहुंचे थे। उस वक्त राहुल गांधी ने पगड़ी पहनी थी और इस बार उनके सिर पर नीले रंग का पटका था। दूसरे दिन राहुल गांधी ने सबसे पहले लंगर घर में महिलाओं के साथ सब्जी और लहसुन काटा और फिर झूठे बर्तन धोए। बाद में कांग्रेस नेता लंगर हॉल में पहुंचे और वहां उन्होंने लंगर बांटा। राहुल गांधी ये पहले ही साफ कर चुके थे कि ये उनकी निजी यात्रा है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए पंजाब कांग्रेस के नेताओं को भी इससे दूर रखा गया था। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी कहा कि राहुल गांधी अपने निजी दौरे के दौरान ही गुरु नगरी पहुंचे हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य केवल गुरु घर की सेवा करना है। इसलिए राहुल गांधी ने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। राहुल गांधी परिक्रमा स्थित बाबा बुड्ढा जी के बैर साहिब के पास जलकुंड में 1 घंटे से अधिक समय तक श्रद्धालुओं के बीच बैठे रहे। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं जातीय जनगणना से भी मोदी सरकार मुश्किल में आ गई है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद अब बीजेपी और एनडीए में महाभारत शुरू हो गई है। राहुल गांधी कास्ट सेशन की मांग लगातार कर रहे हैं, तो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने के बाद इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं। इसके बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पार्टी के नेता ना तो जातिगत जनगणना के मुद्दे का समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही विरोध की हालत में हैं। विरोध करने पर सत्ता जाने का संकट है और समर्थन करने पर ओबीसी वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी देने का है। और ये डर आज पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ रैली में उनकी जुबान पर भी आ गया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया है और प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। इस दौरान पीएम ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दिया और दावा किया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है और अब आबादी की बात कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। पीएम जातिगत जनगणना को अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन अब ये दांव कामयाब होता नहीं दिख रहा है और पीएम मोदी का बयान बता रहा है कि बिहार सरकार की रिपोर्ट बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ गई है। जातिगत जनगणना कराकर नीतीश सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं।
जिससे बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी को सबसे बड़ी उम्मीद यूपी से थी, वहां भी उसे बड़ा झटका लगा है क्योंकि बीएसपी चीफ ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल और अखिलेश यादव को मिल गया मायावती का साथ। राहुल और अखिलेश ने उठाई जो मांग, मायावती ने भी कर दिया समर्थन। बीएसपी की तरफ से भी मिलने लगे हैं इंडिया गठबंधन को बड़े संकेत। मायावती अभी भले ही दावा कर रही है कि बीएसपी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में एंट्री कर सकती है। इस बीच बिहार की जातिगत जनगणना का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और अब मायावती ने भी इस आवाज में अपनी आवाज मिला दी है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार सरकार की तरफ से कराए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं। उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी और एसटी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने के साथ घोर ओबीसी और मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी सरकार से कहा है कि वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराए। मायावती ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है और इंडिया गठबंधन की मांग का समर्थन किया है, उससे साफ है कि कुछ दिनों में यूपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मायावती ने फिर पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है। नींद तो प्रियंका गांधी ने भी मोदी की उड़ा रखी है। 5 अक्टूबर को एमपी में प्रियंका और पीएम मोदी के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। ये दोनों अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए जनता के दरबार में होंगे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 अक्टूबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए काफी खास होने वाला है। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि 5 अक्टूबर के बाद वो कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में गुरुवार को चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। चुनाव को लेकर तो अटकलें चली ही रही हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का एमपी दौरा तय हो चुका है और पीएम मोदी भी इसी दिन एमपी आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में पीएम का ये तीसरा एमपी दौरा है। पीएम की जबलपुर में सभा होगी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा पहुंचेंगी। प्रियंका सबसे पहले मोहनखेड़ा तीर्थ के दर्शन करेंगी, फिर टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। टंटिया मामा के सहारे प्रियंका गांधी प्रदेश की 21% आदिवासी आबादी को साधने की कोशिश करेंगी। 2018 के विधानसभा चुनावों में भी आदिवासियों ने कांग्रेस का ही साथ दिया था और इस बार ये समर्थन पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करने के बाद प्रियंका गांधी मोहनखेड़ा में जन आक्रोश यात्रा की समाप्ति पर सभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और 5 अक्टूबर को जहां प्रियंका गांधी मालवा रीजन के धार में होंगी तो पीएम मोदी निमाड़ के एपीसेंटर जबलपुर में होंगे। इसके साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि इसी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकते हैं। पीएम मोदी और प्रियंका के बीच एमपी में बयानों के तीर चलेंगे। अब देखना होगा कि कौन कितना घायल होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी पर शब्दों के तीर छोड़े हैं। सीबीआई, ईडी समेत कई जांच एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि ये निष्पक्ष जांच करती है। लेकिन अब इनके काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसके बाद विपक्ष के आरोपों को बल मिला है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। जब जब सीबीआई और ईडी किसी मामले की जांच करती है तब तब निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। विपक्षी दल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन्हीं आरोपों को लेकर सियासत भी गर्म रहती है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा है कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रियल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। रियल एस्टेट कंपनी के 2 डायरेक्टर पंकज और बसंत बंसल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसी दिन उन्हें एक दूसरे केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। उन्होंने ये भी कहा कि इस गिरफ्तारी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी किनारे कर दिया गया। इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही डायरेक्टरों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने दोनों डायरेक्टर को मौखिक रूप से ही गिरफ्तारी का कारण बता दिया। उन्हें इस मामले में कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं दिया गया।
बेंच ने कहा कि इस कार्रवाई से ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ये तब और भी गंभीर मामला है जब एजेंसी को देश की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ईडी को किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई करने की जगह पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष रवैये से काम करना चाहिए। अब कोर्ट ने भले ही ये नसीहत एक मामले को लेकर दी हो, लेकिन इससे विपक्ष के आरोपों को बल जरूर मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किल में तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की जान जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के एक और अस्पताल में 18 लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। शरद पवार से लेकर राहुल गांधी ने इसे सीएम शिंदे की नाकामी करार दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 घंटों में 12 नवजात शिशुओं सहित 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के एक और अस्पताल से इसी तरह की खबर आज सामने आई है। छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज सुबह 8 बजे 24 घंटे के भीतर कम से कम 18 लोगों की जान चली गई है। और इसी तरह की एक घटना में इस साल अगस्त में ठाणे की सरकारी अस्पताल में 18 लोगों की जान चली गई थी। ताजा घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जरूरी दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, अभी 2 महीने पहले ही ठाणे नगर निगम के अलवा अस्पताल में एक ही रात में 18 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस घटना को गंभीरता से न लेने के कारण नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में ऐसी ही गंभीर घटना दोहराई गई। ये सरकारी तंत्र की विफलता को दर्शाता है। कम से कम इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हो रही इस लापरवाही को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। भाजपा की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हो रही इन घटनाओं से लोगों में भी शिंदे सरकार को लेकर खासी नाराजगी है। वहीं सीएम शिंदे इस मामले पर जांच समिति बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकारी अस्पतालों में हो रही इन घटनाओं पर कब तक कारगर कदम उठाया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मथुरा ईदगाह मामले की। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। इस मामले में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले का रिकॉर्ड मांगा था और साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। दरअसल सुनवाई मंगलवार को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन ये रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया गया। हाईकोर्ट से जब कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में इस मामले को लाने के लिए कहा है और 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है। दरअसल ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि सुनवाई मथुरा की कोर्ट में होनी चाहिए। हालांकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मुकदमों का डेटा जमा करने को कहा था। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि मामले के महत्व को देखते हुए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करे। अगर इसे उच्च स्तर पर करने की कोशिश की जाती है तो मामले में देरी किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। जस्टिस कौल ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट स्तर पर ही सुलझ जाए तो बेहतर होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हमें बताएं वो कौन से मुकदमे हैं जिन्हें सम्मिलित करने की मांग की गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।